हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों को सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान का 11 नंबर चैप्टर जिसका नाम है क्षार पाक विधि अध्याय। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। 11, 12 और 13 नंबर चैप्टर। वैसे सारे चैप्टर जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ करके आए हैं, सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो 3 चैप्टर है बहुत विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमें इसको बहुत सीरियसली पढ़ना है। आप कोटेशन नंबर 3 देखेंगे, कोटेशन नंबर 3 यहां पर लाइन लिखी है अनुशस्त्रेभ्य, इसको आप सर्कल में बंद कर देना। अनुशस्त्रेभ्य को अनुशस्त्रों में, अनुशस्त्रभ्य का मतलब सभी प्रकार के शस्त्र और अनुशस्त्र। शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य, सभी प्रकार के शस्त्र और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ क्या है? क्षारः प्रधानतमः को आपने यहां पे हाईलाइट कर दिया अलग कलर का हाइलाइटर यूज करके। तो सभी प्रकार के शस्त्र और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ क्या है? प्रधान क्या है? तो क्षार सबसे अधिक प्रधान माना जाता है, आपने हाईलाइट कर दिया। आप यहीं पर एक एरो करेंगे और लिखेंगे बट। लेकिन आचार्य जब चरक की हम बात करते हैं तो चरक ने जलौका को माना है। आप यहां पर ये लिखेगा, जलौका को माना है। तो चरक ने जलौका को माना है, ये हमने लिखा। तो शस्त्र और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ चार, चरक के अनुसार जलौका, क्षार के सुश्रुत के अनुसार क्षार प्रधान होता है। हमने ये लाइन हाईलाइट किया। क्षार प्रधान क्यों होता है आगे आप एक्सप्लेनेशन देखना, केवल अंडरलाइन करना। क्योंकि क्षार से छेदन, भेदन, लेखन कर्म यहां से होते हैं। क्योंकि क्षार से छेदन, भेदन, लेखन इन शस्त्र कर्मों को किया जाता है, इस वजह से ये कर्णात आपने अंडरलाइन कर दिया, इस वजह से श्रेष्ठ होता है। दूसरा बात, ये जो क्षार होता है त्रिदोषज्ञ होता है, त्रिदोषज्ञत्वाद। क्योंकि क्षार कई औषधियों से मिलकर के बनता है, इसलिए तीनों दोषों को हरने वाला होता है। आपने इसको भी अंडरलाइन कर दिया। और इसके अलावा विशेष क्रिया अवचार, अवचार का मतलब होता है उपयोग। क्योंकि क्षार का विशेष, जो विभिन्न प्रकार की विशेष क्रियाएं होती है सर्जरी में, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इसको हम क्षार को प्रधान कहा जाता है शस्त्र और अनुशस्त्रों में। तो ये आपने अंडरलाइन कर लिया। आप चाहे तो हिंदी देख सकते हैं, शस्त्रों में और अनुशस्त्रों में क्षार अधिक प्रधान माना गया है, हाईलाइट कर देंगे और आगे अंडरलाइन करना, क्योंकि इससे छेदन, भेदन, लेखन होता है, अनेक औषधियों से तो बना होता है, इसलिए त्रिदोषनाशक होता है, अंडरलाइन करना। विशेष क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको श्रेष्ठ बोला गया है। आप आगे बढ़ेंगे, लिखा होगा कोटेशन नंबर 4 के जस्ट ऊपर वाली लाइन देखो, लास्ट में लिखा होगा यहाँ पे क्षार श्रेष्ठता। वाग्भट्ट ने, वाग्भट्टे क्षार श्रेष्ठता को अंडरलाइन करना। वाग्भट्ट ने क्षार की श्रेष्ठता में बोला है सर्व शस्त्रानुशस्त्राणाम क्षारः श्रेष्ठो बहुनियत, हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को। वाग्भट्ट भी कहते हैं कि शस्त्र और अनुशस्त्रों में क्षार सबसे श्रेष्ठ होता है, आपने लाइन हाईलाइट कर दी। देन इसके बाद 4 नंबर कोटेशन देखना, सुश्रुत में लिखा है तत्र क्षरणाद। तत्र क्षरणाद, ये क्षरण करने के कारण, मतलब जो दूषित मांस इत्यादि हैं उनको काटने में काम आता है। और क्षणनाद वा, क्षणन मतलब हिंसक होता है, हिंसा करने के कारण इसको हम क्षार कहते हैं। आप हाईलाइट कर देंगे तत्र क्षरणाद और क्षणनाद वा, क्षरण और क्षणन दोनों कर्म करने की वजह से इसको हम क्षार कहते हैं, आप हाईलाइट कर देंगे। देन आप कोटेशन नंबर 5 पर आएंगे। 5 पर लिखा होगा नाना औषधि समवायात त्रिदोषज्ञम, हाईलाइट करना इस लाइन को। क्योंकि नाना औषधि के समवाय, नाना औषधियों के मिलने से ये बनता है, इसलिए ये तीनों दोषों को खत्म करने वाला होता है। आप ऐसे ही एरो करके आप हाईलाइट कर देंगे, तीनों दोषों का नाश करता है। क्योंकि नाना प्रकार की ढेर सारी औषधियों से, अलग अलग औषधियों से मिलकर के ये क्षार बनता है, आपने हाईलाइट कर दिया। दूसरा रीजन शुक्लत्वाद सौम्य, चूंकि क्षार जो होता है ये सफेद होता है, इसलिए ये काटने का तो काम करता है, हिंसन करने का तो काम करता है, लेकिन चूंकि सफेद होता है इसलिए सौम्य भी होता है, नेचर में स्वभाव से सौम्य होता है, आपने हाईलाइट कर दिया। तो ये आप याद रखेंगे। और सौम्य होने के साथ साथ ही, सौम्यत अभी, सौम्य होने के साथ साथ आप हाईलाइट करना दहन, पचन, धारण आदि शक्ति इसकी होती है, हाईलाइट कर देना। तो शांत है, सौम्य है, लेकिन उसके बावजूद भी दहन करता है, पचन करता है, धारण करता है, आपने इस लाइन को हाईलाइट कर दिया। देन आप सेकेंड लाइन के सबसे लास्ट में जाना, लिखा होगा शोधनो रोपण शोषण को आपने हाईलाइट कर दिया, स्तंभनों को हाईलाइट कर दिया, लेखना को आपने हाईलाइट कर दिया।
और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्रम्या कफ कुष्ठ विष मेद साम उपहंता पुंसत्य चा अति सेविता को आप हाईलाइट कर देंगे। इसी क्षार का कोई अगर अधिक सेवन करता है तो ये पुंसत्व का नाश करने वाला होता है। हमने चरक में भी पढ़ा था पुंसत्व नाश, पुंसत्व उद्घाति नाम करके लाइन आई थी वहां पे, आपका याद हो तो। ये क्षार जो है शोधन करता है, रोपण करता है, शोषण करता है, स्तंभन करता है, लेखन करता है, ढेरों काम में आता है। ये आपने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। आप हिंदी देखेंगे, लिखा होगा इसकी दहन पचन धारण शक्ति में विद्यमान है, जबकि ये स्वभाव से मतलब सौम्य है उसके बावजूद भी। इसके बाद आप देखना यहां पर लिखा होगा रोपणकर्ता अंडरलाइन कर देंगे, शोषक होता है स्तंभक आप हाईलाइट कर देना, लेखक हाईलाइट कर देना, कृमि में आप बस अंडरलाइन कर देंगे और लास्ट में देखो हाईलाइट करना पुंसत्व अर्थात पौरुष शक्ति का नाशक होता है। हमने इस लाइन को हाईलाइट कर दिया। और चरक ने विमर्श देखना लिखा होगा, चरक ने लिखा क्षारम ना अति उपयुंजीत, क्षार का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्षारः पुंसत्व पगना नाम श्रेष्ठा, पुंसत्व का नाश करने में सबसे श्रेष्ठ है क्षार, इस वजह से कहा गया है कि इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाईलाइट कर देंगे इसको। अब अगला प्रश्न ये होता है कि जो क्षार है कितने प्रकार का, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आप अलग कलर का हाइलाइटर यूज करेंगे और हाईलाइट कर देना साद्विधा, दो प्रकार का होता है क्षार। हाईलाइट करना नॉर्मल हाइलाइटर से प्रतिसारणीय क्षार और पानीय क्षार, दोनों को हाईलाइट कर देंगे। एक नंबर जो पहला क्षार है वो है प्रतिसारणीय, दूसरा क्षार है पानीय क्षार। इसके बाद आप विमर्श देखना, तो सुश्रुत ने दो प्रकार के क्षार बताए, एक बताया प्रतिसारणीय जो व्रण आदि पर छिड़के जाते हैं, और एक पानीय होता है जो कि प्लीहा अगुल रोगों में पीने के लिए, पानी का मतलब होता है पीने के लिए देना और प्रतिसारण का मतलब होता है छिड़कने के लिए हम प्रयोग करें। तो दो तरह से होते हैं, आपने हाईलाइट कर दिया। विमर्श देखना लिखा होगा अष्टांग संग्रह में, अष्टांग संग्रह में को आपने हाईलाइट कर देना। वही परिमार्जन आप 1 नंबर लिख देना, अंतः परिमार्जन आप 2 नंबर लिख देना के दो भेद बताए हैं। तो अष्टांग संग्रह ने भी दो ही भेद बताए हैं, लेकिन उनका जो बताने का तरीका है वो बाह्य परिमार्जन और अंतः परिमार्जन करके बताया है। सुश्रुत ने भी लगभग वही बताया, प्रतिसारणीय क्षार वही परिमार्जन के लिए प्रयोग करेंगे और पानीय क्षार अंतः परिमार्जन के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों को हाईलाइट करना। देन प्रतिसारणीय क्षार के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, कहां कहां पर प्रयोग होता है। कोटेशन नंबर आप 7 देखना, लिखा होगा प्रतिसारणीय, इसको बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देना कि अब आगे जो भी पढ़ने वाले हैं ये प्रतिसारणीय क्षार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप अंडरलाइन करेंगे कुष्ठ को हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद आप मिडिल पर देखना, मंडल क्लास के बाद भगंदर लिखा होगा, भगंदर अंडरलाइन करना। अर्बुद आप छोड़ देंगे, यहां पे अरसो लिखा होगा, अर्बुद यहां पे आल अलग हो जाएगा, तो अरसो आप यहां पे सर्कल में बंद करके हाईलाइट करना, अरसो। इसके बाद दुष्ट व्रण नाड़ी चर्म कील सब कुछ छोड़ करके आप आगे बढ़ जाएंगे। नीचे सेकंड लाइन पर देखो लिखा होगा कृमि विष आदिशु, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, कृमि विष आदिशु करके लाइन आती है। सप्तसु अंडरलाइन कर देंगे, सप्तसु चा मुख रोगेशु, 7 प्रकार के मुख रोगों में भी क्षार का प्रयोग, इस प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग करते हैं। कौन सा? उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, दंत वैदर्भ, भेदृशुक, रोहिणी। इस तरह से यहां पे कुछ अलग अलग डिजीज बताई गई हैं जो कि मुख रोग हैं। आप हिंदी देखना इसमें, और हिंदी को बढ़िया से हाईलाइट करना, क्योंकि संस्कृत से मतलब नहीं है। संस्कृत तो इस वजह से आपको करवा रहे हैं कि 2 बार आपको रिवाइज हो जाए। प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग आप बॉक्स में बंद करना इसको। प्रतिक्षारणीय क्षार का प्रयोग आपने अलग कलर का हाईलाइटर यूज किया, बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर लिया। इसके बाद आप देखना लिखा होगा कुष्ठ, अंडरलाइन कर देंगे कुष्ठ को। आगे बढ़ जाएंगे, लिखा होगा बाह्य विद्रधि, सेकंड लाइन पर आएंगे, सेकंड लाइन पर, और यहां पर लिखा होगा भगंदर, आप अंडरलाइन करके हाईलाइट कर देना। अर्बुद आप हाईलाइट कर देना, और अर्श को सर्कल में बंद करके आप स्टार करके हाईलाइट कर देना अर्श को। आगे बढ़ेंगे, नाड़ी तिल कालक वृक्ष ये सब छोड़ दो। बाह्य विद्रधि जो होगी उसमें भी आप सर्कल बंद करके हाईलाइट कर देना। देन कृमि को आप सर्कल में बंद करके हाईलाइट करना, स्टार लगाना। विष को आप सर्कल में बंद करके हाईलाइट करना, स्टार लगाना। तो हमने पढ़ा अर्श, कृमि और विष, इन 3 में हमने स्टार लगाया है। ये 3 में स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि यही कृमि, विष और अर्श, इन तीनों में हम प्रतिसारणीय और पानीय दोनों क्षारों का प्रयोग करते हैं। अभी आगे भी हम लोग देखेंगे
इसलिए आपको स्टार लगवा दिया। ध्यान देना कि इनका दोनों प्रयोग करते हैं हम लोग। और आप नीचे देखो थर्ड लाइन पर आएंगे, उपजिह्वा अंडरलाइन करना, अधिजिह्वा, उपकुश, दंत वैदर्भ, 3 प्रकार की रोहिणी, ऐसे 7 मुख रोगों में क्षार का प्रयोग किया जाता है। आप पढ़ करके बस आगे बढ़ जाएंगे। देन 8 नंबर कोटेशन लिखा होगा पानी यस्तु, सेकंड नंबर का जो क्षार है जिसका नाम है पानीय क्षार। आपने बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर दिया और अंडरलाइन कर देंगे गुल्म और उदर। गुल्म उदर लिखा है ना, गुल्म और उदर रोगों में आपने अंडरलाइन कर दिया। पानीय क्षार का प्रयोग हाईलाइट कर देंगे यहां पे फिर से। पानीय क्षार का प्रयोग लिखा होगा यहां पर गर्विश जो कृत्रिम विष होता है उसमें हाईलाइट करना है इसको। गुल्म और उदर को आप अंडरलाइन कर देंगे, गुल्म रोग और उदर रोग। हमने देखा था बाह्य विद्रधि में प्रतिसारणी का प्रयोग करते हैं और अभ्यंतर विद्रधि में पानीय का। अगर अंदर विद्रधि है तो पीने के लिए दोगे ना क्षार को, तो पानी क्षार का प्रयोग करेंगे। आपने हाईलाइट कर दिया। कृमि को आपने फिर से सर्कल में बंद किया, विष को आपने फिर से सर्कल में बंद कर दिया और अर्श को आपने फिर से सर्कल में बंद कर दिया। स्टार करेंगे फिर से यहां पर तीनों में, तो हमने याद रखा स्टार करके यहां पे लिखना फिर से अलग से। ये जो कृमि लिखना, कृमि, विष, कॉमा, अर्श में पानी एंड प्रतिसारणी दोनों क्षार प्रयोग करते हैं। ये आप लाइन अपने तरफ से लिख लेना। तो पानी और प्रतिसारणी क्षार में हम कृमि दोनों का प्रयोग, कृमि, विष और अर्श दोनों में दोनों का प्रयोग करते हैं। याद रखना है आपने को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपसे बार बार एग्जाम में पूछता भी है। देन कोटेशन नंबर आप आगे बढ़ेंगे 9 नंबर कोटेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि पानीय क्षार क्या हर जगह पर कारगर है, क्या हर जगह पर हमें प्रयोग करना है क्या? कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होंगे ना, तो कहां कहां पर नहीं करना है आप देखना। और ये कोटेशन जो 9 नंबर है इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखा होगा अहितस्तु। अहितस्तु मतलब अहितकर है। ये जो पानीय क्षार हमने पढ़ा ये अहितकर है। किन किन चीजों में आप हाईलाइट कर देना, रक्त पित्त में। यदि कोई रक्त पित्त का पेशेंट है ऐसे में आप उसको नहीं करवा सकते हो। ज्वरित को आपने हाईलाइट कर दिया, ज्वरित को नहीं करवा सकते हो। पित्त प्रकृति वाले को भी क्षार का प्रयोग नहीं करवा सकते हो, हाईलाइट कर देना। इसके अलावा बालक, वृद्ध, दुर्बल, भ्रम, जो इसको भ्रम है, मद है, मूर्छा है, तो ऐसे लोगों में भी आप प्रयोग नहीं करवा सकते हो। और यहां पर आगे देखो लिखा होगा तिमिर को आप स्टार में 2-3 स्टार करके हाईलाइट करना। तिमिर में भी हमें पानी क्षार का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। तो ये लाइन हमने यहां पे हाईलाइट किया। तिमिर में भी हमें पानी क्षार का प्रयोग नहीं करवाना है। आगे बस पढ़ करके छोड़ देंगे। आप हिंदी देखना लिखा होगा रक्तपित्त हाईलाइट कर देंगे, ज्वरित हाईलाइट कर देंगे, पित्त प्रकृति को हाईलाइट कर देना, भ्रम, मद, मूर्छा को अंडरलाइन कर देना, तिमिर रोग को आप बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देना स्टार करके। यह पानीय क्षार आप अलग कलर का हाईलाइटर यूज करना, हाईलाइट करेंगे, अहितकारी होता है। तो इन कुछ कंडीशन होती है जहां पर ये क्षार जो होता है पानीय क्षार ये अहितकारी होता है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है इसको, ये आप याद रखेंगे। कोटेशन नंबर 10 छोड़ देंगे। कोटेशन नंबर आप 11 देखना। हमने पानीय क्षार को देख लिया, पानीय क्षार के बारे में कहां पर कॉन्ट्राइंडिकेशन है। देन अब हम पढ़ेंगे प्रतिसारणीय क्षार जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखना लिखा होगा कोटेशन नंबर 11 में अथ एतर त्रिविधों को आप बॉक्स में बंद कर देंगे। त्रिविधों मतलब 3 प्रकार का होता है। आप इस कोटेशन के पहले लिखना प्रतिसारणीय क्षार। प्रतिसारणीय क्षार यहां पर हमने इसको हाईलाइट कर दिया लिख करके, और प्रतिसारणीय क्षार को फिर एरो कर देंगे त्रिविधों। 3 प्रकार का होता है प्रतिसारणीय क्षार, आप हाईलाइट कर देना। 3 प्रकार का प्रतिसारणीय क्षार होता है, त्रिविधों हमने पढ़ा इसको। कौन कौन सा, तो आप फिर से बॉक्स में बंद करेंगे मृदु, मध्यस्थ, तीक्ष्णश्च। फिर से बॉक्स में बंद कर दिया और फिर से एक एरो यहां पे उठा करके डालेंगे। यहां पे मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिसारणीय क्षार पहली चीज तो 3 तरह का होता है, मृदु होता है, मध्यम होता है और तीक्ष्ण होता है। कैसे इसको बनाएंगे, कब बनाएंगे, तो आप लिखा होगा तम चिकीर्षु, सर्दी को आप अंडरलाइन कर देना, सर्दी। इसके आगे की सारी लाइन छोड़ देंगे
और प्रशस्त देश जातम अनुपहतम, मध्यम वैसम को आप अंडरलाइन कर देना, मध्यम वैसम। इसके जस्ट नीचे की थर्ड लाइन देखना, लिखा होगा सुधा सर्कराश्च प्रक्षिप्य तिल नालैर आदीपियेत। तिल नाल से हमें उसमें आग लगा देनी है, सुधा और शर्करा इत्यादि सब कुछ वहां में प्रक्षेप डाल देना है। अंडरलाइन करेंगे, आप हिंदी देखना लिखा होगा और हाईलाइट करेंगे पहले। प्रति सारणीय क्षार बॉक्स में बंद करके आप हाईलाइट करना, हिंदी में भी प्रति सारणीय क्षार एरो करेंगे, 3 तरह का होता है, हाईलाइट करना 3 तरह का होता है। फिर से एरो कर देंगे, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण, आपने इसको भी हाईलाइट कर दिया। क्षार बनाने की हाईलाइट कर देंगे, क्षार बनाने की शरद ऋतु उत्तम दिन, शरद ऋतु में उत्तम आप हाईलाइट कर देंगे, शरद ऋतु में उत्तम होता है क्षार बनाना, क्योंकि शरद में पित्त ऋतु, पित्त क्या होता है, डोमिनेट होता है, इसलिए उस टाइम में बनाओगे तो अच्छा काम करता है। फिर आप फर्स्ट लाइन छोड़ेंगे, सेकंड लाइन छोड़ देंगे, थर्ड लाइन पर देखेंगे लास्ट में लिखा होगा मध्यम आयु के। इसमें जो भी हमें द्रव्य लेने हैं वो सब कुछ कैसे मध्यम आयु वाले लेने हैं प्लांट, ये आप अंडरलाइन कर देंगे। मध्यम आयु के आपूर्ण रसगिरी वाले, बहुत बड़े फूल वाले, मुस्क मोखे अंडरलाइन कर देना, मुस्क मोखे को मंत्र आदि से प्रथम दिन आमंत्रित करके, अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। और आप फिफ्थ लाइन के लास्ट में देखना, लिखा होगा चूने के छोटे छोटे कंकड़ डालकर तिल नाल से अग्नि प्रदीप्त कर देनी चाहिए, आपने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो चूने के सुधा शर्करा जो होते हैं, जो चूना होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े हमें यहां पर डालने हैं और उसको डाल करके वहां पे तिल नाल से आग लगा देना, जो कि हमने अंडरलाइन किया था। बस इतना आपको करके आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखेंगे, यहां पर और आगे क्या क्या करना है। अभी क्या इतने से काम खत्म हो गया, क्या क्षार बन जाएगा? तो अभी क्षार बनेगा नहीं, अब क्या होगा ये देखना। यहां पर लिखा होगा अथ एनेन विधानेन, उपयुक्त विधि के अनुसार ही हमें, जैसे कुड़ा हो गया, यहां पे कुटज, कुटज को आप हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, पलाश को आप अंडरलाइन कर देंगे, जैसे कुड़ा हो गया, पलाश हो गया, अशोकर्ण, बहुत ढेर सारी चीजें बताई गई हैं, इन सबको हमें मिलाना है। और लास्ट में देखो लिखा होगा सेकंड लाइन के एकदम लास्ट में चतस्र अश्चतस्र, अश्चतश्चा को सातकी हाईलाइट कर देना, अश्चतश्चा को सातकी समूल फल पत्र शाखा दहेत, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस लाइन को हाईलाइट कर देंगे, अश्चतस्र को सातकी समूल फल पत्र शाखा दहेत। हमें उपयुक्त विधि के अनुसार, जैसे हमने ऊपर आग जला दी छोटे छोटे मध्यम आयु के जो पेड़ पौधे थे उनको लेकर के, शुष्क मोखों को लेकर के, वहां पर वैसे ही कुटज हाईलाइट करेंगे, पलाश आप हाईलाइट कर देना। इनके अलावा बहुत ढेर सारी चीजें छोड़ देंगे, सब कुछ कुटज और पलाश से याद रखना, बस आगे जो भी है छोड़ देना। इसके बाद देखो लिखा होगा चार भेदों वाली, एकदम लास्ट जो लाइन होगी उसके ऊपर की थर्ड लाइन लास्ट में, 4 भेद वाली कोसातकी, जो हमने पढ़ा था ना चतस्र कोसातकी, 4 भेदों वाली जो कोसातकी है, इन सबकी आप हाईलाइट करना जड़, अलग से हाईलाइट करना फल, पत्र और शाखाओं को लेकर के जलाकर हमें फिर से भस्म कर लेनी है, आपने हाईलाइट कर दिया। हमें क्या बात यहां पे याद रखनी है, चतस्र कोसातकी जो क्षार बनाने में यूज की गई है, इसमें इसका मूल है, फल है, पत्र है, शाखा है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, तो इसमें पुष्प नहीं बताया। इसका पुष्प हम लिखेंगे और सर्कल में बंद करके क्रॉस कर देंगे। तो यहां पर पुष्प नहीं बताया, आपसे पूछेगा कि क्षार बनाने के लिए 4 भेदों वाली जो कोसातकी है, चतस्र कोसातकी जो है, उसका कौन सा पार्ट यूज नहीं करते, तो पुष्प यहां पे यूज नहीं किया गया है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लिए। और आगे बढ़ जाएंगे, कोटेशन नंबर आप 13 में आ जाएंगे, 13 पे। और 13 में देखो लिखा होगा बनी हुई, पहली लाइन पे हिंदी में, इस तरह जलाने के बाद बनी हुई को आप हाईलाइट कर देंगे, बनी हुई भस्म रूपी क्षार को हाईलाइट करना, 1 द्रोण अर्थात 1 आढ़क जल में लेकर 6 द्रोण पानी में, 1 द्रोण लेना है पूरे क्षार को और हमें 6 द्रोण पानी में उसको घोल देना है, आलूड़ित कर देना है, हाईलाइट कर देंगे। अंडरलाइन करेंगे, यदि क्षार तेज बनाना हो तो पानी की जगह पर गो आदि का मूत्र ले लेंगे और उसमें घोलकर 21 बार, आप इस लाइन को हाईलाइट कर देना, 21 बार हमें उस पानी को छान लेना चाहिए। ये लाइन हमने यहां तक हाईलाइट कर दिया। तो इससे हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया क्षार में चरक और सुश्रुत, आप यही पर लिखना चरक एंड सुश्रुत। क्षार बनाने के लिए जो भस्म है ना, क्षार बनाने के लिए
जो भस्म है, भस्म और जल का अनुपात आप लिखना, भस्म और जल का अनुपात 1:6 हमने देखा भी, 1:, चरक और सुश्रुत दोनों ही बोलते हैं, यहाँ पे 1:1 द्रोण और 6 द्रोण, 1:6 आ गया। तो ये होता है, मतलब आप ब्रैकेट करके लिखना, क्षार एंड पानी, क्षार और पानी का अनुपात हमने देखा, लेकिन यहीं पर लिखना बट सारंगधर संहिता जो है, सारंगधर संहिता, उन्होंने 1:4 का रेशियो बोला है, ये आप याद रखेंगे। सारंगधर ने विशेष तौर पर बोला कि 1:6 का रेशियो नहीं, 1:4 का रेशियो रखिए तो बहुत अच्छी क्षार बनती है, ऐसा बताया गया है। आप यहीं पर लिख करके हाईलाइट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोटेशन नंबर आप 14 देखेंगे, 14 यहां पर देखो लिखा होगा, 14 नंबर पर फर्स्ट लाइन छोड़ेंगे, सेकंड लाइन पे आप आ जाएंगे और लिखा होगा अष्टपल संमितम शंखनाभिद्याम। तमाम चीजें बताई गई हैं, कट शर्करा बताई गई, भस्म शर्करा बताई गई, क्षीर पाक, शंखनाभि, बहुत ढेर सारी चीजें बताई गई हैं। तो 8 पल शंखनाभि हमें यहाँ पे लेने के लिए बोला है, आप याद रखना, अंडरलाइन कर देंगे इस लाइन को। और 14 नंबर के सबसे लास्ट लाइन पे देखो लिखा होगा संव्यूहमो मृदु, बॉक्स में बंद करके इस लाइन को आप हाईलाइट कर देना। दरअसल ये जो मृदु क्षार है, मृदु क्षार को कहा जाता है संव्यूहिम। तो ये आपसे पूछता है कि मृदु क्षार जो होती है उसका पर्याय, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको संव्यूहिम कहा जाता है। आपको ये लाइन इसलिए याद रखनी है, आप स्टार लगा करके हाईलाइट करेगा। मृदु क्षार का पर्याय कहें या मृदु क्षार का दूसरा नाम कहें तो मृदु क्षार को संव्यूहिम नाम से भी जाना जाता है, आपने हाईलाइट कर दिया। आप हिंदी देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन के मिडिल पर 8 पल शंखनाभि हाईलाइट कर देंगे, आदि का प्रमाण प्रक्षिप्त कर आप अंडरलाइन करना, निरंतर निरंतर कलछी से चलाते रहे, जो कलछी होगी उससे हमें चलाते रहना है, उसको घोटते रहना है। और आगे आप अंडरलाइन कर देना, वह अधिक गाढ़ा ना रहे ना अधिक पतला रहे, ऐसा प्रयत्न कर पाक करना चाहिए, हमने अंडरलाइन कर दिया। आप देखना यहीं पर लिखा होगा मिडिल पर, नीचे से सेकंड लाइन पर मिडिल पे, यदि इसी में, अब जैसे जो गाढ़ा द्रव बन गया, क्षार बन गया पाक करने पर, यदि इसी में जो गाढ़ा गाढ़ा द्रव बना है, अगर इसी में शंख नाभि आदि जो 8 पल प्रतिभाप डालने को कहा गया है, आप इसको हाईलाइट कर देंगे। ये जो पाक बना अभी तक जो तैयार हो रहा है, यदि इसी पाक में जो शंख नाभि आदि जो 8 पल प्रतिभाप डालने को लिखा है, अगर वह ना डाल करके पकाया जाए तो इसी को हम मृदु क्षार कहते हैं, आप हाईलाइट कर देना। समझ गए ना, मतलब अगर शंख नाभि आप डाल दोगे तो फिर वो प्रॉपर क्षार, जिसको हम तीक्ष्ण क्षार कहते हैं, वो बनेगा। लेकिन अगर शंख नाभि आदि जो 8 पल प्रतिभाप बोला गया है, अगर हम प्रतिभाप ना डालें और तब हम क्षार तैयार कर लें तो वो क्षार मृदु क्षार होती है, आपने हाईलाइट कर दिया। और आप देखना लिखा होगा उसका संव्यूहिम भी नाम है, तो आप मृदु क्षार को आप हाईलाइट करना अलग कलर के हाईलाइटर से, और उसका संव्यूहिम भी नाम है, आप अलग कलर के हाईलाइटर से इसको भी हाईलाइट कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में कि मृदु क्षार को ही संव्यूहिम भी कहा जाता है। कोटेशन नंबर आप 15 पर आ जाएंगे, 15 नंबर कोटेशन, और यहां पर आप आगे बढ़ेंगे। प्रतिवापे यथा लाभम, हम जैसे पहले पढ़े थे कट शर्करा, पता नहीं कौन कौन सी, तो जो प्रतिभाप थी उनमें अगर हम यथा प्राप्त, उनको प्राप्त जो प्राप्त हो जाए वो, और उनके अलावा दंती आप अंडरलाइन कर जाना, दंती, द्रवंती, चित्रक आप अंडरलाइन कर चित्रक, लांगली को आप अंडरलाइन कर देंगे लांगली, और फिर पूरा लाइन छोड़ देंगे श्लक्ष, इनको हम सब कुछ समान मात्रा में लेकर के श्लक्ष चूर्ण को आप अंडरलाइन कर देंगे सेकंड लाइन पर, इनका श्लक्ष चूर्ण बना लिया जाए, महीन चूर्ण करके इनका अगर हम सुक्ति प्रमाण प्रतिवापा हाईलाइट कर देंगे इस लाइन को, सुक्ति प्रमाण प्रतिवापा, अगर हम सुक्ति प्रमाण में इसका प्रतिवाप डाल दें तो सा एव सा प्रतिवापा पक्वः, पक्वः पाक्यस तीक्ष्णा को आप हाईलाइट कर देंगे पाक्यस तीक्ष्णा, बॉक्स में बंद कर दिया और स्टार लगा करके हाईलाइट कर दिया। तो हमने पढ़ा कि जो पहले 8 पल बताया गया है प्रतिवाप, अगर वो मिल जाए वो, और उसके अलावा दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली ये सब कुछ डाल दिया जाए, तो फिर इससे जो चूर्ण करके हम लोग जो बनाएंगे, इन सबका चूर्ण सुक्ति प्रमाण में डाल दें तो ऐसे में जो बनेगा वो तीक्ष्ण क्षार बनता है, और तीक्ष्ण क्षार को पाक्य भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो तीक्ष्ण क्षार का पर्याय कहें या तीक्ष्ण क्षार का दूसरा नाम कहें, वो पाक्य होता है, आप इतना ध्यान देंगे। अंडरलाइन करना फर्स्ट लाइन पे हिंदी के मिडिल पर, दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली आपने अंडरलाइन किया। फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहां पे देखो लिखा होगा कनक श्री, जिसको सत्यानाशी कहते हैं, अंडरलाइन कर देंगे। और यहां पे थर्ड लाइन पर आएंगे मिडिल पर, इन्हें समान मात्रा में लेकर के
महीन चूर्ण के रूप में करके सुक्ति प्रमाण भर डालने में आप हाईलाइट कर देंगे। सुक्ति प्रमाण में डालना है, इस तरह हाईलाइट करना इस लाइन को। इस तरह कट शर्करादि प्रतिभाप के साथ दंत्यादि द्रव्यों का भी प्रतिभाप देकर जो पकाया जाता है उसे तीक्ष्ण क्षार कहते हैं। आप तीक्ष्ण क्षार को अलग कलर का हाईलाइटर यूज करके हाईलाइट करना, और उसका दूसरा नाम आप हाईलाइट कर देंगे। उसका दूसरा नाम पाक के होता है, आप इसको भी अलग कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट करना, जिससे आपको उसके पर्याय में टेंशन ना हो। जो संव्यूही में है वो मृदु क्षार होता है, तीक्ष्ण को पाक के क्षार भी कहा जाता है। आपने बस इतना आपको ध्यान देना है, बाकी फिर छोड़ देंगे आगे। कोटेशन नंबर आप 18, 17, 16 छोड़ देंगे। 18 देखना है यहां पर, 18 नंबर कोटेशन, और यहां पर लिखा होगा नैव अतितीक्ष्णो न मृदु शुक्ला सुलक्षणो अथ पिछला अभिष्यन्ति शिवा शीघ्रा क्षारो ही अष्टगुणा स्मृता। आप बॉक्स में बंद करेंगे क्षारो ही अष्टगुणा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्षार के कितने गुण हैं, आप बल्कि हेडिंग लिख लेना यहां पर, इस कोटेशन के पहले हेडिंग क्षार के गुण, ये हम लोग हेडिंग कर देंगे, और आप यहीं इसके नीचे लिखना 8 होते हैं। क्षार के गुण 8 होते हैं। आपने 8 लिखा और 8 लिख करके हाईलाइट कर दिया, 8 गुण होते हैं। हाईलाइट करना नैव अति तीक्ष्ण, ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा मृदु होना चाहिए। बाकी आप पढ़ लेना। अंडरलाइन करेंगे सेकंड लाइन पर, अभिसंधि नहीं होना चाहिए, शिवा कल्याणकारी होना चाहिए, और शीघ्र ही प्रभावकारी भी होना चाहिए। हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। आप देख लेना कौन कौन से, जल्दी पूछा नहीं जाएगा। आपको पूछेंगे क्षार के गुण कितने होते हैं। फिर आप कोटेशन नंबर 19 देखेंगे, यहां पर क्षार के दोष के बारे में बताया गया है। क्षार के दोष, आप हेडिंग फिर से लिख देंगे क्षार के दोष। और क्षार के दोष हेडिंग लिखने के बाद आप आगे लिख देंगे 9, सर्कल में बंद करके फिर से हाईलाइट कर देंगे। क्षार के दोष 9 होते हैं, हमने लिखा। क्षार के गुण 8 होते हैं, क्षार के दोष 9 होते हैं, हमने ये लिखा और हाईलाइट कर लिया। इंपॉर्टेंट है, आप देखना कौन कौन से। अति मार्दवम, बहुत ज्यादा अधिक मृदु नहीं होना चाहिए क्षार को, बहुत ज्यादा मृदु नहीं होना चाहिए, हमने अंडरलाइन किया। और आगे देखो लिखा होगा सर्पिता, अंडरलाइन कर देंगे सर्पिता। बहुत ज्यादा फैलने वाला ना हो, ऐसा नहीं कि एक जगह जहां लगाया गया वहां का तो उसने काट पीट के बराबर कर दिया, उसके आसपास के जो चीजें हो उनको भी काट पीट के बराबर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर लगाएं वहीं पर वो अपना मतलब आसपास वहीं का काम करे, फैल करके दूसरी जगह ना पहुंच जाए। तो जाना था जापान पहुंच गए चीन वाला कंडीशन ना हो, तो ये आपने अंडरलाइन कर दिया। हीन द्रव्यता दोष को आप सर्कल में बंद कर देना। ये क्षार के दोषों के बारे में हमने पढ़ा। अब कैसे आप पहचानोगे कि ये जो क्षार हमारा बना है तो ये मृदु है, ये मध्यम है, क्या ये तीक्ष्ण है, कैसे पहचानोगे, उसका तरीका क्या है? तो कोटेशन नंबर 20 हमें देखना पड़ेगा, और यहां पर हम लोग देखेंगे। आप कोटेशन नंबर 20 के सबसे लास्ट, सेकंड के सबसे लास्ट लाइन पर जाना, लिखा होगा वाक सत मात्रम उपेक्षिते। हाईलाइट कर देना इस लाइन को, वाक सत मात्रम उपेक्षिते। 100 मात्रा तक हमें इसको देखना होता है, 100 मात्रा तक हम गिनते हैं। किसमें? एरंड नाल पर। आप देखना पहले नंबर, 1 नंबर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर यहां पर लिख देंगे, और आप हाईलाइट करना 100 गिनती तक। 100 गिनती करने पर एरंड नाल जलाने वाला, अगर एरंड नाल जल जाए तो तीक्ष्ण होता है, आप सर्कल में बंद कर देंगे। तो ऐसा जो क्षार होगा वो तीक्ष्ण होगा। हमने क्या किया, क्षार को एरंड नाल पर रखा, एरंड नाल पर रख करके हम 100 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 ऐसे करके। तो 100 तक गिनती गिन करके अगर देखेंगे, अगर एरंड नाल 100 के पहले पहले जल गया तो हम मानते हैं कि ये जो, अगर एरंड नाल जल गया तो हम मानते हैं कि तीक्ष्ण क्षार है। और 100 गिनती की अगर पूर्व ही, हाईलाइट करेंगे इसको भी, 2 नंबर लिख देंगे। तो 100 गिनती तक अगर जल गया तो एरंड नाल तीक्ष्ण होगा। 100 गिनती के अगर पूर्व ही जलाने वाला होगा तो अति तीक्ष्ण होता है, आप 2 नंबर लिख देंगे। अगर आपको मान लो उसने 90 पे ही काम कर दिया, जला दिया, 80 पर ही जला दिया, तो इसको हम अति तीक्ष्ण मानते हैं। आपने इसको भी हाईलाइट कर दिया। और आगे हाईलाइट करना, 3 नंबर लिख देंगे। यदि 100 गिनती के बाद तक भी एरंड नाल को जलाने में समर्थ ना हो तो उसे अति मृदु जानो। आपने इस लाइन को हाईलाइट कर दिया। अब ये तो हमने समझा कि क्षार को कैसे पहचानेंगे, तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण और अति मृदु या मृदु, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि ये जो क्षार है इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे। क्या डायरेक्ट अप्लाई कर दिया जाता है? क्या नहीं,
हम दोषों को देखते हैं, जैसे क्षारों का प्रयोग के लिए हम दोष देखते हैं कि क्षार की पर्टिकुलर डिजीज में दोष कौन सा है। तो जो दोष होता है उसके अनुसार फिर हम उसमें लेखन करेंगे, घर्षण करेंगे कि प्रक्षालन करेंगे, क्या करके हम वहां पर क्षार को अप्लाई करेंगे, ये देखना होगा। तो अब किसमें लेखन, किसमें घर्षण, किसमें प्रक्षालन करके हम क्षार प्रयोग करेंगे, देखना। आप एकदम लास्ट लाइन देखेंगे हिंदी की, लिखा होगा वात दुष्ट स्थान पर लेखन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहां पर लेखन लिख देंगे, वात दुष्ट स्थान पर लेखन, हाईलाइट करेंगे 1 नंबर। यदि आप देखेंगे कि वात से दुष्ट वो स्थान है तो आप वहां पर पहले लेखन करेंगे, उसके बाद क्षार अप्लाई करेंगे। फिर आप 2 नंबर लिखेंगे, हाईलाइट करना, पित्त स्थान पर घर्षण, आपने हाईलाइट कर दिया। यदि पित्त स्थान है वहां पर तो आप घर्षण करके क्षार अप्लाई करोगे, और यदि कफ स्थान पर है क्षार का प्रयोग करना है तो आप देखोगे प्रक्षालन करना है, उसमें चोंच मतलब चांच में बना देना है, नस्तर वहां पे प्रिक कर देना है। तो ये आपने लिखा प्रक्षालन। तो आप इसको लेखन को एल कर लें, घर्षण को जी कर लें और प्रक्षालन को पी कर लें, तो हम क्षार प्रयोग के लिए पहले जो हम करते हैं, तो आप लिखा वात पित्त और कफ। क्षार प्रयोग के पहले अगर वात से दुष्ट स्थान है तो हम करते हैं लेखन, एल करते हैं लेखन। अगर पित्त से दुष्ट स्थान है तो हम लोग करते हैं घर्षण, और हम लोग अगर कफ से दुष्ट स्थान है तो फिर करते हैं प्रक्षालन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। वात पित्त कफ हम लोग पढ़ते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ये एलजीपी हो जाएगा। एलपीजी ना होकर के एलजीपी है, ये याद रखना, एलजीपी। ठीक है, तो वात में लेखन करेंगे, पित्त में दुष्ट अगर है तो घर्षण करेंगे तब क्षार अप्लाई करेंगे, और कफ दुष्ट अगर स्थान है तो प्रक्षालन करेंगे, तब हम क्षार को अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे और आगे हाईलाइट करना क्रिया। इन क्रिया को करने के बाद करके आप हाईलाइट करना, करके सलाका यंत्र से क्षार का अवचारण करना चाहिए, हाईलाइट करना, और क्षार लगाने के बाद अंडरलाइन करना, 100 तक गिनती बोलने तक निरीक्षण करता रहे। तो 100 तक गिनती बोलने पर आप निरीक्षण करते रहिए कि उसका क्या प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है।